वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और आज इस वीडियो में मैं 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं जो जनरल साइंस से है। आपको पता ही होगा कि जब आप रेलवेज़ या फिर एसएससी का एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो जनरल साइंस से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, इसीलिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए, पहला सवाल ये है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व यानी कि एलिमेंट कौन सा है। नंबर 1 सिलिकॉन, नंबर 2 कार्बन, या नंबर 3 सोडियम, या फिर क्लोरीन। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सिलिकॉन। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मात्रा है उसका जो परसेंटेज है वो है कितना, ऑक्सीजन का है 46.1%। ठीक है, 46.1% है। ये हम एयर की बात नहीं कर रहे, ये अर्थ क्रस्ट के बारे में बोल रही हूँ मैं। अब सिलिकॉन का कितना परसेंटेज है, सिलिकॉन का परसेंटेज है 28.2%। सो जस्ट आफ्टर ऑक्सीजन किसका परसेंटेज ज़्यादा है, वो है सिलिकॉन, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है। ए ऑप्शन है देखिए कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर नंबर डी कैल्शियम ऑक्सलेट। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है CaSO4। ठीक है, CaSO4, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, एक तो है कैल्शियम, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड डैश। ठीक है, कांस्य या फिर कांसा या फिर पीतल भी बोल सकते हैं, तांबे और डैश की मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब ही होता है आपका क्या, इसका मतलब ही होता है एलॉय। ठीक है, मिश्र धातु किसका है, देखिए ए ऑप्शन है टिन, बी एल्यूमिनियम, सी सिल्वर, या फिर डी निकल। तो इसका सही आंसर है क्या, इसका सही आंसर है टिन। ठीक है, क्योंकि ब्रोंज जो होता है ना, ब्रोंज में कॉपर का परसेंटेज कितना होता है, कॉपर यानी कि Cu, इसका परसेंटेज होता है 88%। ठीक है, और एक जो है ये टिन का परसेंटेज कितना होता है, टिन का परसेंटेज होता है 12%। सो 12% टिन होता है और कॉपर कितना होता है 88%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि टिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज हैज़ अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जितना एलॉयज या फिर मिश्र धातु है इनमें से किसके अंदर कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिकतम है। नंबर ए ब्रास यानी कि पीतल, बी ब्रोंज यानी कि कांस्य, सी जर्मन सिल्वर, और डी डेल्टा मेटल। ठीक है, डेल्टा धातु ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, जब मैं ब्रोंज पढ़ा रही थी, अभी कांस्य के बारे में पढ़ा रही थी, वहाँ पे ही आप देख लिए थे कि उसमें क्या क्या है। कॉपर का परसेंटेज है 88%। ठीक है,
कॉपर का परसेंट है 88% और टिन है 12%। ब्रास यानी कि पीतल, जो ब्रास यानी कि पीतल है वहाँ पे कॉपर का परसेंटेज कितना है? कॉपर का परसेंटेज है 66%। और एक जो मेटल है वो है क्या? जिंक। और जिंक का परसेंट है 34% जिंक रहता है वहाँ पे। सो 66% ब्रास और जिंक 34%। और जो ब्रोंज है या फिर कांस्य जो है उसमें 88% कॉपर और 12% टिन रहता है। ठीक है, अब जब चले जाते हैं सी ऑप्शन में, जैसे कि जर्मन सिल्वर, इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें कॉपर 50 से 61% तक रहता है। 50 से 61.6% कॉपर होता है। ठीक है, और जिंक कितना होता है? जिंक होता है 19% से 17.2% तक। और एक चीज़ भी प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ क्या प्रेजेंट होता है? देखिए, थोड़ा मैं जगह बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि और एक चीज़ क्या होता है इसमें। तो जर्मन सिल्वर में एक मैं बताई थी क्या? कॉपर 50 to 61.6%, जिंक जो होता है 19% to 72%। और एक जो चीज़ होता है वो है निकल। निकल कितना होता है? देखिए, निकल होता है 30% से 21.1% तक। ठीक है, तो ये भी हो गया। और देखिए लास्ट ऑप्शन जो है वहाँ पे है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल में कितना होता है? अब देखिए, डेल्टा मेटल में जो है वो उसमें कॉपर का परसेंटेज होता है 55%। ये 55% मैं कॉपर के बारे में बोल रही हूँ। फिर जो जिंक होता है, जिंक वेरी करता है 41% से 43% तक। ठीक है, और आयरन भी रहता है, डेल्टा मेटल में आयरन भी प्रेजेंट होता है और उसका परसेंटेज होता है 1 to 3%। ठीक है, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप ये सब चीज़ का सवाल नहीं कर पाएंगे। तो अब देख ही सकते हैं कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये सब जो एलॉय है इसमें कौन सा चीज़ में कौन सा मेटल प्रेजेंट है और उसका परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ब्रोंज जो है उसमें 88% कॉपर है। तो आपका आंसर ये वाला ही सही होगा। ठीक है, ब्रोंज में सबसे ज़्यादा कॉपर का परसेंटेज होता है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। क्या उसमें क्या लो है? बादल वायुमंडल में उनके कम डैश के कारण तैरते हैं। तो तैरने का मेन कारण क्या है? टेम्परेचर यानी कि तापमान, या फिर बी वेलोसिटी और वेग, नंबर सी प्रेशर और दाब, और नंबर डी डेंसिटी या फिर घनत्व। तो कौन सा सही आंसर होगा? देखिए, सही आंसर यहाँ पे होगा डेंसिटी यानी कि घनत्व। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? नंबर डी, दैट इज़ डेंसिटी, और जिसको हम घनत्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ। फाइबर ऑप्टिक्स संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। नंबर ए लाइट वेव, प्रकाश तरंग, नंबर बी रेडियो वेव, रेडियो तरंग, नंबर सी माइक्रोवेव यानी कि माइक्रो तरंग, या फिर डी इलेक्ट्रिक वेव यानी कि विद्युत तरंग। तो यहाँ पे देखिए एक बात मैं बोलना चाहती हूँ आपको, जहाँ पे भी आप ये ऑप्टिक्स का ऑप्शन देखेंगे तो आप तुरंत से इसका आंसर कर देना कि लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू लाइट। तो जब भी आप ऑप्टिक्स देखेंगे क्वेश्चन में तो समझ लेना कि इसका आंसर हमेशा रिलेटेड टू लाइट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ए यानी कि लाइट वेव, या फिर बोल सकते हैं आप प्रकाश तरंग। ठीक है, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। अब रेटिना के बारे में मैं बोल देती हूँ। रेटिना कहाँ पे रहता है? अपनी आँखों के अंदर रहता है। ठीक है, रेटिना पर बनाई गई छवि डैश होती है। कैसा होता है? ठीक है, देखिए नंबर ए है इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, यानी कि वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा। नंबर बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा। नंबर सी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। या फिर डी इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, वस्तु से बराबर लेकिन सीधा। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? देखिए इसका ऑप्शन ये होगा
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, ये वाला नंबर सी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। देखिए जब भी रेटिना पे जो इमेज बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा ही बनता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जितना साइज़ का है उससे तो छोटा बनता ही है, तो उल्टा बनता है। तो आप बोलेंगे अगर उल्टा बनता है तो हम लोग तो सीधा देखते हैं, तो आप कैसे बोल सकती है कि ये उल्टा बनता है। देखिए उल्टा तो बनता है, इन्वर्टेड बनता है, लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ पे मतलब एक नर्व है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, इसका काम क्या है, ये जो इमेज बनता है इसका इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन तक लेके जाता है। अब ब्रेन क्या करता है, इसे सीधा करके हम लोगों को देखने में कि दिक्कत ना हो इसमें वो देखता है, ठीक है। तो ब्रेन का काम है इसे सही तरीके से इंटरप्रेट करना, ठीक है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइज़ फॉर ह्यूमन बीइंग इज़ अराउंड, मानव के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग है, क्या है? नंबर ए 45 डेसिबल, नंबर बी 85 डेसिबल, नंबर सी 125 डेसिबल या फिर नंबर डी 155 डेसिबल। देखिए ये टॉलरेबल लिमिट मतलब कितना तक हम लोग सह सकते हैं उसको टॉलरेबल लिमिट बोलता है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए ये टॉलरेबल लिमिट होता है 85 डेसिबल, ठीक है, 85 डेसिबल सही आंसर है नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम, मतलब कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन को क्या होता है? नंबर ए इंक्रीजेज यानी कि बढ़ता है, नंबर बी डिक्रीजेज यानी कि घटता है, नंबर सी डज नॉट चेंज अपरिवर्तित रहता है, या फिर डी फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। देखिए इसका आंसर बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वाटर के एक अनयूजुअल बिहेवियर है जिसको हम एनोमलस एक्सपेंशन या फिर एनोमलस कंट्रैक्शन ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप 0 से 4 डिग्री तक हीट करेंगे, जनरली हर लिक्विड्स में आप क्या देखेंगे जी, जब भी आप किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होता है और आप उसे जब ठंडा करेंगे तो वो कंट्रैक्ट करता है। लेकिन वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो एक अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है जिसे बोला जाता है एनोमलस एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब हीट कर रहे हैं हम वाटर को तो 0 से 4 डिग्री तक ये क्या होता है, ये एक्सपैंड नहीं करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। 0 से 4 डिग्री तक ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि ये डिक्रीज़ होता है इसका वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रीच हो जाता है उसके बाद क्या होता है, तब आप जितने भी उसे हिट करेंगे तो ये नॉर्मल जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो होता है। एक्सपैंड यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज़ हो रहा है अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने के बाद क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है वाटर का, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय, रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जा सकती है? तो क्या क्या ऑप्शन है, नंबर 1 है हाइड्रोमीटर, नंबर बी है गीगर काउंटर, नंबर सी सिज्मोमीटर या फिर भूकंपमान और नंबर डी एमीटर। तो इसमें क्या आंसर होगा, देखिए इसमें आंसर होगा ये ऑप्शन गीगर काउंटर, और आप देखेंगे कहीं कहीं पे बोलता है गाइगर काउंटर। तो ये है रेडियो एक्टिविटी को मापने का चीज़, ठीक है। अब ये देखिए हाइड्रोमीटर दिया गया है। हाइड्रोमीटर जो है, हाइड्रोमीटर किसे मापता है, हाइड्रोमीटर लिक्विड का डेंसिटी को मापने का यंत्र है, ठीक है।
अब ये जो सिस्मोमीटर है, भूकंपमान इस नाम से हमको पता चल रहा है, ये भूकंप यानी कि अर्थक्वेक को मापता है। एमीटर किसको मेज़र करता है? एमीटर करंट को मेज़र करता है, ठीक है। तो ये जो गीगर काउंटर या फिर गाइगर काउंटर है, ये किसको काउंट करता है, किसको मेज़र करता है? ये रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करता है। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब वाटर को आप जब तोड़ेंगे, वाटर को तोड़ेंगे मतलब H2O को जब ब्रेक करेंगे इंटू H2 एंड O2, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब तोड़ेंगे आप, तब कौन सा एनर्जी, कौन सा ऊर्जा तैयार होता है या फिर उत्पादन होता है? देखिए क्या क्वेश्चन है। पानी के अपघटन में, अपघटन मतलब क्या, अपघटन, नट उपघटन, अपघटन में ऊर्जा की किस प्रकार का उत्पादन होता है? ए है लाइट यानी कि प्रकाश, बी हीट यानी कि गर्मी, सी साउंड यानी कि ध्वनि, और डी एसिड यानी कि अम्ल। तो इसमें देखिए लाइट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, साउंड भी नहीं हो सकता है, एसिड भी नहीं हो सकता है। जो हो सकता है वो है हीट यानी कि गर्मी, ठीक है, हीट एनर्जी होता है, ठीक है। जब भी आप वाटर को डिकम्पोज करेंगे या फिर आप अपघटन करेंगे, पानी को जब भी आप अपघटन करेंगे तो क्या होगा, उसमें से हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉग। कोहरा किस प्रकार की कोलॉइडल प्रणाली व्यक्त करता है? ए लिक्विड इन अ गैस, गैस में एक तरल पदार्थ, नंबर बी गैस इन अ लिक्विड, तरल में एक गैस, सी सॉलिड इन अ गैस, गैस में एक ठोस, नंबर डी लिक्विड इन लिक्विड, मतलब कि तरल में तरल। तो कौन सा होगा सही उत्तर? यहाँ पे सही उत्तर है लिक्विड इन अ गैस, यानी कि गैस में एक तरल पदार्थ, ये है फॉग, ठीक है। फॉग कोलॉइडल सॉल्यूशन किसका है? लिक्विड इन अ गैस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोव, ठीक है। क्लोव इज अ डैश, क्लोव यानी कि लौंग, लौंग एक क्या है, ठीक है। नंबर ए है बर्ड्स ऑफ स्टेम, तने की कलिका, नंबर बी बेल्स ऑफ रूट, मूल के कांट, नंबर सी फ्लावर बर्ड्स यानी कि फूल कलिका, नंबर डी सीड यानी कि बीज, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा क्लोव क्या है? क्लोव है फ्लावर बर्ड्स, ठीक है, फ्लावर बर्ड्स है, सी ऑप्शन सही है, यानी कि फूल कलिका, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। नंबर ए जिंजर राइजोम, अदरक राइजोम, नंबर बी सैफरन सीड, केसर बीज, नंबर सी ओपियम, ओपियम कैप्सूल, आफिम, आफिम बीजकोष, और नंबर डी जूट स्टेम, जूट तना। तो इसमें से देखिए सारा कुछ सही है, लेकिन एक यहाँ पे गलत है, वो मैं बताती हूँ। देखिए जिंजर तो राइजोम है, राइजोम का मतलब क्या है? राइजोम का मतलब अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसे राइजोम बोलता है, तो अदरक तो वही है, तो ये सही है। लेकिन सैफरन सीड जो बोल रहा है ना, ये सैफरन सीड नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सैफरन को हम कभी भी सीड नहीं बोल सकते। सैफरन एक फ्लावर का पार्ट है, फूल का एक पार्ट है, तो सैफरन सीड नहीं है। लेकिन ओपियम देखिए, ओपियम कैप्सूल ही से ही मिलता है, और जूट तो एक स्टेम यानी कि तना है। तो ये सब कुछ सही है, लेकिन जो गलत है वो मैं मार्क करती हूँ, या कि ये होगा सैफरन यानी कि सीड, ये कॉम्बिनेशन गलत है, ठीक है। सैफरन एक फ्लावर का पार्ट है, ये बीज नहीं है। तो चलिए 14 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुका है। अब ये जो नोट्स है ये क्रिएट किए हैं, ये तैयार किया है अनकेश सर ने, ठीक है। तो ये उन्होंने किया है, वो बिहार से हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये तैयार किया है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।